अब हम इस चैप्टर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में हम पहली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है 9.1। लिखा हुआ है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा करो। क्या कहा है? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, यानी कि पैरेललोग्राम्स हैं कहाँ पे? सेम बेस पे। पैरेललोग्राम्स होगा ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। कहने का मतलब इनका है कि पैरेललोग्राम है, कहाँ है? पैरेललोग्राम्स यानी कि दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तो पैरेललोग्राम कहाँ है? सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि इक्वल इन एरिया। तो स्टेटमेंट पढ़ कर के गिवन लिखना सीखा करो। तो गिवन में हमने ऐसे एक फिगर बना लिया बेटा। सबसे पहले फिगर को देखो। एक फिगर बना लिया ADCB, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है और EFCD एक पैरेललोग्राम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। और बिटवीन दोनों कहाँ है? सेम पैरेलल लाइन के हैं। कौन सी लाइन पैरेलल है? CD पैरेलल है AF के। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ भी है कि गिवन। अच्छा, नाम में कुछ नहीं, नाम तो तुम अपने हिसाब से भी रख सकते हो बेटा। ठीक है, नाम में कुछ नहीं है। हमने इस तरीके से एक फिगर बना लिया, तुम्हें भी इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखो ये थ्योरम है। थ्योरम क्या होती है मैं तुम्हें पहले बता दूं पढ़ने से पहले। थ्योरम क्या होती है कि बेटा अगर एक साइंटिस्ट, अगर एक मैथमेटिशियन अपनी ज़िंदगी में एक थ्योरम नहीं बना ले, ठीक, तो समझो उसे PhD की डिग्री मिल जाती है। यानी कि इस मैथमेटिशियन ने अगर ये थ्योरम बना डाली, और इस थ्योरम को बनाने में, सॉल्व करने में हो सकता है महीनों लगे हों, सालों लगे हों, 10 साल लगे हों, 20 साल लगे हों, तो इतनी मेहनत, इतने समय के बाद उसने एक थ्योरम बना पाई है। ठीक, और तुम्हें उस थ्योरम को पढ़ना है। और पढ़ना ऐसा है, पढ़ना कम रटना समझ लो। ठीक, लेकिन आंख बंद करके तुम कोई चीज़ रट भी तो नहीं सकते, रटने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, तो इस थ्योरम को, थ्योरम कोई भी हो, उसको पढ़ो कम, रटो ज़्यादा। अब तुम कहोगे सर आप तो मैथ के टीचर हो, रटने की बात कह रहे हो। रटने का मतलब इतनी अच्छी तरीके से समझना कि दिमाग में बिल्कुल वो रट जाए। ठीक, और इस पर बहस नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम इस पर बहस करोगे तो समझो ये थ्योरम तुम नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने भी इसको इतनी बार लिख लिख के देखा, इतनी बार लिख लिख के देखा कि समझो ये याद ही हो गई। ठीक, तो तुम्हें भी यही करना है, इस थ्योरम को कम से कम 10 बार लिख कर देखो। 10 बार, हमारे कहने से 10 बार लिख कर देखो। और अगर ये थ्योरम तुम्हें तैयार ना हो जाए, बिल्कुल रट न जाए, तो कहना। ठीक है, तो पहला गिवन सीखो। गिवन में क्या होता है? जैसा फिगर में दिया वैसे ही लिखना होता है। क्या फिगर में दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और EFCD एक पैरेललोग्राम है, जो कहाँ है? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। और यहाँ पे हमने लिख लिया सेम पैरेलल लाइन कौन सी? AF और CD। ठीक है, टू प्रूव में देखो क्या करना है। प्रूव हमें ये करना है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ABCD शॉर्ट फॉर्म में, और इसको भी एरिया ऑफ EFCD इसको लिख सकते हो ऐसे करके। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हम लोग बेटा प्रूफ में आ जाते हैं। ये फिगर बना हुआ है, ठीक, अब हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में देखो कैसे कर रहे हैं। प्रूफ में हमने बेटा इस एंगल को 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 और इसको 6 मान लिया। अब हम तुम्हें सबसे पहले इस फिगर की बात बताते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं जरा इस फिगर से देखो। देखो बेटा, ये कोई दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक, ये कोई दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंड 2, ये 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2।
तो ये दोनों जो एंगल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब तुम कहोगे सर हमें दिखाई नहीं दे रहा इस फिगर में, तो बेटा तुम इसको ऐसे बंद करो, ठीक, इस फिगर को तुम ऐसे बंद करो तब तुम्हें नज़र आएगा, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। तो देखो ये एक अंदर वाला फिगर, ठीक, और ये एक बाहर वाला फिगर बना हुआ है, और ये लाइनें दो पैरेलल हैं, कौन सी, ए डी और बी सी पैरेलल लाइन, और ये जो ए बी गई है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो ये एंगल ए और एंगल टू ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऐसे करके देखो तो, इसी तरह से जब इसको करके देखोगे तो 3 और 4 बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। हमने लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एंगल 3 इक्वल टू 4 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको सेकंड मान लिया। अब यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6, ठीक, ऐसे समझो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने साइड में रफ वर्क किया है, ठीक। जैसे दोनों एंगल को हमने बना लिया, यहाँ पे जो दिए थे, ये जो दिए थे दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला फिगर हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे ये दोनों फिगर बने हुए हैं, अब जरा गौर करना। 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, 5 की और 6 के बारे में हमें पता ही नहीं। तो हमें ये पता है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। 2 प्लस 4 प्लस 6 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। अब दोनों इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों के राइट साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों के लेफ़्ट साइड भी बराबर होंगे। तो हमने इनकी कंपेयरिंग करा दी, इसकी हमने कंपेयर करा दी इसको इससे। तो एक साइड में लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस लाइन को तो हमने कुछ नहीं किया, छुआ तक नहीं। 2 की जगह पे हमने एंगल 1 लिख दिया, 2 की जगह पे एंगल हमने 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू 2। तो जहाँ पे एंगल 2 लिखा है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंगल 1, और जहाँ पे 4 लिखा है उसकी जगह पे एंगल 3 लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यही दिया था ना। अब दोनों साइड से देखो, 1 और 1, एंगल 1 काट दिया, एंगल 3 काट दिया, तो क्या बचा लास्ट में, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम कहते हैं एंगल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इस, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो बेटा, ऐसे समझो। ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 60, ठीक, ये भी दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 60। तो ध्यान दो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 50 और 60 कितना होगा, 110। तो 110 में इसको कितना होना पड़ेगा, 70, ठीक। इस ट्रायंगल को भी देखो, 60 और 50 ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों का सम कितना आएगा, 110, ठीक। तो इसको भी, इसका ये जो थर्ड वाला एंगल होगा लेफ्ट वाला, ये भी कितना होगा, 70। तो ऑटोमेटिक अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो थर्ड को ऑटोमेटिक सेम होना पड़ेगा, ठीक। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चाहे जैसे समझ लो तुम, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं लिखनी तो कोई ज़रूरी नहीं, मत लिखो, पर मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। अगर रफ पे साइड में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब किसी यूट्यूब चैनल पे गए और तुमने देखा कि सर उसने तो बहुत ही छोटा कराया, आपने तो बहुत बड़ा करा दिया, बेटा हम भी इसको 5 लाइनों में करा सकते हैं, ठीक। लेकिन हम तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, पूरी फुल्ली, ताकि इसमें आपको डाउट ना बचे, ठीक है ना। तो तुम भी, हम कहेंगे कि बेटा शॉर्टकट में नहीं भागना, लॉन्ग कट भी चलना, आराम आराम से सारे स्टेप क्लियर करके चलना, ठीक। क्योंकि थ्योरम ऐसे सॉल्व की जाती है जैसे किसी कचहरी में वकील लोग मुकदमा लड़ते हैं, वो बारीक से बारीक पॉइंट पे भी डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है ना। प्रूफ में गवाह सवाह तो लगते ही लगते हैं ना, तो तुम ऐसे ही समझ लो। तो अब हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ गया, ठीक है ना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 आ गया। अब हम बेटा शुरुआत के ट्रायंगल में चलते हैं,
किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? इन ए ई डी एंड बी एफ सी, ठीक है ना, या इसको कहें ए डी ई और बी सी एफ, कुछ भी कहो, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया। और ये एंगल अभी हम बराबर करके दिखा के आए हैं, ठीक है ना, 5 = 6 अभी हम बराबर करके दिखाए हैं। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल साइड एंगल की। ये एंगल 6 बना हुआ है, ठीक। तो उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी एफ एंगल 1 = एंगल 2, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। इसी तरह से ए डी = बी सी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक। फिर और यहाँ पे लिखना है एंड एंगल 5 = एंगल 6 फ्रॉम थर्ड, है ना, कहाँ से? फ्रॉम थर्ड। तो देन बाई एंगल साइड एंगल रूल होता है एक, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक। अच्छा, अब तुम कहोगे एंगल साइड एंगल रूल क्या होता है बेटा? अब थोड़ा पीछे नीचे से थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कोई दो यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, तो दो एंगल हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है और इनके बीच की साइड बराबर है, ठीक, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड अगर इक्वल है, दो इक्वल एंगलों के बीच की साइड अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक। तो यही प्रूफ करना था हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बाई एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी एफ, ठीक। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो जब बेटा ये चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, जब कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसका एरिया भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ हो जाएगा, ठीक। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब ध्यान देना, इधर फिर से फिगर की तरफ चलते हैं। इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया। अब ध्यान देना, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में ये वाला पार्ट जोड़ दें, ये जो खाली पार्ट है ये वाला, ठीक, कौन सा पार्ट यहाँ पे बना दें? ये वाला पार्ट, ठीक। इसके साथ भी ये पार्ट जोड़ दें और इसके साथ भी ये पार्ट जोड़ दें, ठीक। तो देखो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन एडिंग एरिया ऑफ ई बी सी डी इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4, ठीक। तो इक्वेशन 4 क्या है? ए डी ई लिखा है ना, एरिया ऑफ ए डी ई, तो इधर हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ ई बी सी डी, और इधर साइड में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ बी सी एफ, तो इधर भी हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ ई बी सी डी, ठीक। तो इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में जब तुमने ये जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी। इसी तरह से इस ट्रायंगल में जब ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से मिला के यहाँ तक ई एफ सी डी, ठीक। तो यही यहाँ पे आ गया कि एरिया ऑफ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी, और एरिया ऑफ बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी, ठीक, मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये मिलाकर के कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ई एफ सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद कर रख लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो बेटा इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर लाइक ना किया हो तो बेटा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जैसा मैंने इस कॉपी पे पढ़ाया है वैसा ही तुम्हारी कॉपी पे नोट होना चाहिए, ठीक है ना, नोट्स के रूप में। और अगर तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया
तो बेटा पूछने से पहले जैसा मैंने बताया इस थ्योरम को पढ़ने का क्या तरीका है, 10 टाइम राइट करो, इस थ्योरम को 10 बार लिखो। और 10 बार लिखने के बाद, 10 बार लिखने के बाद तुम तुम सोचोगे कि 10 बार लिखने के बाद सर समझ में आ जाएगी क्या? तो समझ में भले ना आए, लेकिन तुम्हें ये जरूर समझ में आ जाएगा कि समझना क्या है। कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब समझे कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया ये नहीं बता पाते। तो जब तक तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। तो अगर तुम कहते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या नहीं समझ में आया और क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, ऐसी कौन सी बात है जो हमने बोली और वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई इसका रीजन भी होना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 10 बार लिखेंगे। 10 बार लिखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में समझना क्या है। और और जिस पॉइंट पे समझना है, जो पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो तुम वो क्वेश्चन हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है ना बेटा? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हो। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो, कहीं कोई गलती हो, अगर उसे तुम नोटिस कराते हो हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बेटा तुम लोग पढ़ रहे हो। और क्वेश्चन की लंबाई पे मत जाना, ठीक है ना? गाइडों में ये सारी क्वेश्चन बहुत छोटे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, उस तरीके से मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको जानबूझ करके बड़ा बनाया हुआ है। ठीक, ताकि तुम इसको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ सको, अच्छी तरीके से। तो बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है बेटा? ओके बेटा।